नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने तेल अवीव पर बहुत बड़ा हमला किया। सेंट्रल स्टेशन तेल अवीव का निशाने पर था ईरान के और जबरदस्त हमला किया गया है। यह तस्वीर आपके सामने, यह अंडरग्राउंड मेट्रो टनल की तस्वीर संभवतः नजर आ रही है और उस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए। बड़ी बात यह कि जो मिसाइलें दागी गई उस पर इजरायली डिफेंस काम नहीं आया। इजरायली डिफेंस अपने आप में पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पा चुका है, लेकिन वो काम नहीं आया जब ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर माना जाता है कि उसका जो सक्सेस रेशियो है वो तकरीबन 70% का है और जो मिसाइल हिट हुई टारगेट पर उसके बाद कैसी तबाही मच गई, ये सेंट्रल स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी टाइम्स टाउन और भारत की टीम ओलोन रेलवे स्टेशन पर है, जो कि तेल अवीव का वो हिस्सा है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रोजेक्टाइल जिसको कि मिसाइल को स्ट्राइक किया गया हवा में एयर डिफेंस एलिमेंट्स ने, उसके टुकड़े आकर गिरे और रेलवे स्टेशन की ना सिर्फ छत ढह गई, वो छत ऐसी रही है, उसके टुकड़े इस वक्त फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर जाके बसे हैं। जो आप देख रहे हैं आपके सामने, जो छत का टुकड़ा है और जो जमीन पर पड़े हुए टुकड़े हैं, यही सब बिखर के नीचे जमीन पर जा गए हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर है और हम ऑलमोस्ट सेकंड फ्लोर पे अबव हैं, जहां की रेलवे ट्रैक्स बिछे हुए हैं। और यही जैसे ही हम यहां पहुंचे थे, तुरंत ही 2 इमरजेंसी अलार्म साउंड किए गए थे, जिसकी वजह से लोगों को बंकर्स में भेज दिया गया था, सेफ्टी एरिया में भेज दिया गया था। फिर हम भाग करके अभी ऊपर आए हैं और आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो अभी थोड़ी देर पहले ही जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल को डिस्ट्रॉय किया गया है वो आके नीचे गिरा है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से आज अली लारिजानी, जो कि वहाँ के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान के हैं, उनको इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किल किया है। ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया। खुर्रमशहर 4 मिसाइल से हमला किया गया है। एक साथ इजराइल पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों पर क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए थे। इन मिसाइलों को लेकर ईरान का दावा है कि इन्होंने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई है। दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। हालांकि अगर क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके कई सारे ब्लास्ट होते हैं और जिसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इन्हीं को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि जबरदस्त तबाही ईरान ने इजराइल में मचाई है। अब आपको बताते हैं कि खुर्रमशहर मिसाइल ईरान की कितनी ताकतवर मिसाइल है और इसकी क्षमताएं क्या हैं। सबसे ताकतवर ईरानी मिसाइलों में इसे भी गिना जाता है। आपने सेजुल की ताकत को देख लिया, लेकिन खुर्रमशहर 4 ये सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अहम ताकत इसकी ये है कि ये जबरदस्त भारी पेलोड ले जा सकता है और लंबे रेंज तक ले जा सकता है। खुर्रमशहर मिसाइल के 4 वेरिएंट अब तक तैयार कर चुका है ईरान। खुर्रमशहर 1 को उसने 2017 में लॉन्च किया था। अब खुर्रमशहर 2 में उसने रेंज और टारगेट कैपेसिटी को बढ़ाया था। खुर्रमशहर 3 में पेलोड और तकनीकी सुधार किए थे। खुर्रमशहर 4 ये जो मिसाइल है, ये आधुनिक मिसाइल है और 2023 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। अब 1500 से लेकर 1800 किलोग्राम पेलोड तक ये ले जा सकती है। खुर्रमशहर मिसाइलों की रेंज में पूरा इजराइल आता है, मतलब एक एक कोना इजराइल का इस खुर्रमशहर 4 मिसाइल के जरिए ईरान ध्वस्त कर सकता है, अगर ये मिसाइलें टारगेट पर हिट करती हैं तो। और इनका इस्तेमाल करना शुरू भी कर चुका है ईरान बहुत जल्दी से। उत्कर्ष राठौर सर, एक्शन पहले लिया गया इजराइल की तरफ से, टॉप लीडरशिप को मारा गया और अब उसका रिएक्शन इस तौर पर सामने आ रहा है जो ईरान अपनी अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के ऊपर। जी हाँ, इसके लिए इजराइल तैयार भी रहा होगा। आपके करेस्पॉन्डेंट को हमने सुना कि मिसाइल की स्ट्राइक से ये नुकसान नहीं हुआ है, डेब्री गिरने से भी हुआ है। तो ये समझने वाली बातें हैं। 2 चीज़ें हैं इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। एक तो वो ओवरवेल्म हो गया है, इतनी ज़्यादा मिसाइल आती हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं इजराइल में भी एयर डिफेंस मिसाइल्स की कमी भी है और इसकी वजह से जिस तरीके की मिसाइल प्रोफाइल ईरान इजराइल के ऊपर दाग रहा है और खाड़ी देशों के ऊपर दाग रहा है, वाकई ये प्रदर्शित करता है कि ईरान की मिसाइल प्रोफाइल कितनी बड़ी है। उनके पास में जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज इतनी ज़्यादा है और जिसकी वजह से उनको डिफीट करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और वो हाइपरसोनिक्स भी हैं और उनका बहुत बड़ा वॉरहेड भी जाता है, क्लस्टर वॉरहेड निकलता है। इस सारी चीज़ें मिलाकर इजराइल में तबाही तो हुई है।
पीके श्रीवास्तव साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अमेरिका दावा कह रहा है कि बहुत सारी मिसाइल जो फैक्ट्रीज थी या फिर जो स्टोरेज थे उन्हें ध्वस्त कर लिया गया, कुछ परसेंट मिसाइल ईरान की बची हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ परसेंट मिसाइलों में खुर्रमशहर जैसी ताकतवर मिसाइलें हैं ईरान के पास, जिससे कि वो इजराइल या फिर अमेरिका के बेसिस को नुकसान पहुंचा सकता है? ये जितनी मिसाइल्स हैं आपकी खुर्रमशहर, फतेह 1, फतेह 2, इमाद, ये सारी सजिल, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। इनकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा है। ये सारी मिसाइल्स उन्होंने बाद के लिए बचा के रखा था, क्योंकि उनका पहला एम है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, उनको इसको देर तक चलाना है। अगर वो इसको खींचते हैं, समय सीमा खींचते हैं और उसको फैलाते हैं, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करते हैं, वही उनके पास उत्तर है इतनी महाशक्तियों का सामना करने का। अब जहां तक खुर्रमशहर मिसाइल का सवाल है और एयर डिफेंस सिस्टम का सवाल है, जो हम डेप्थ ऑफ मैगजीन एक कॉन्सेप्ट है कि कितने हमारे पास गोलियां हैं मारने के लिए, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंटरसेप्टर्स की कमी है, लेकिन इस तरह के मिसाइल्स के लिए डेफिनेटली इंटरसेप्टर्स अवेलेबल हैं। ये मिसाइल्स नहीं पार कर सकेंगे जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि अगर इसमें से एक भी उसको लीक थ्रू करती है तो डैमेज बहुत बड़ा होगा। लीक थ्रू करेंगी वो जो छोटे छोटे ड्रोन्स आते हैं, शाहिद 136 या उसके जो वेरिएंट्स हैं, उनके ऊपर दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो सैचुरेट कर सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स को। मगर इस तरह की मिसाइल्स नंबर्स में कम होंगी, उनको एंगेज करना एरो 2-3 के जरिए या उनका जो डेविड स्लिंग है उसके जरिए, या आयरन डोम के जरिए, या आयरन बीम के जरिए, वहां पर थार्ड भी लगी हुई है, तो सारी पैट्रियट भी लगी हुई है। इस सारी के सारा एयर डिफेंस नेटवर्क इन मिसाइल्स को जरूर कंट्रोल करेगा, क्योंकि ईरान, और जैसा कि राठौर साहब ने और हमारे सहयोगी ने भी वहां पे ग्राउंड जीरो पर बताया कि मिसाइल हिट से वो तबाही नहीं मची थी, बल्कि उसके जो मलबे थे उसके जरिए इस तरह की जो तबाही थी उसकी तस्वीरें सामने आई। मैं एक बार फिर से आपका रुक कर रहा हूं, एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता दें, खर्ग आइलैंड के करीब ईरान पर बड़ा हमला किया गया है। बूशहर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। प्लांट पर हमले का रूस और ईरान ने आरोप लगाया है। न्यूक्लियर प्लांट की प्रोडक्शन यूनिट के सामने हमला हुआ है। ना न्यूक्लियर का रिसाव हो रहा है, ना कोई हताहत है, इस बात की भी पुष्टि की गई। दक्षिणी ईरान में फारस की खाड़ी के करीब इस न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट पर हमले के पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजी मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले इसी प्लांट के बेहद करीब खर्ग आइलैंड को निशाना बनाया गया था। यह हमला चालू यूनिट के ठीक सामने हुआ, लेकिन गनीमत यह रही कि इसमें किसी तरह का कोई न्यूक्लियर रिसाव नहीं हुआ है, ना ही किसी कर्मचारी के हताहत होने की खबर फिलहाल है। न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट के किसी भी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा है, यह अभी तक जानकारी मिल रही है। अब आपको ये बता दें कि आखिर बूशहर न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट ईरान के लिए कितना अहम है और रूस का इसमें रोल क्या है। बूशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया, जैसा कि हमने आपको बताया, खर्ग आइलैंड के करीब बूशहर न्यूक्लियर प्लांट है। दक्षिण ईरान में फारस की खाड़ी के तट पर यह बना हुआ है। मिडिल ईस्ट का पहला न्यूक्लियर बिजली प्लांट इसे माना जाता है। 1975 में जर्मन कंपनी ने इसे बनाना शुरू कर दिया था। 1979 में ईरानी क्रांति के बाद इस पर काम रुक गया था। रूस ने 1995 में इसका पूरा जिम्मा लिया। 2011 से चालू ये प्लांट हुआ था। तीसरी यूनिट पर काम जारी है। पहली यूनिट से 1000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन होता है। रूस से सप्लाई होने वाले यूरेनियम से ये चलता है। ईरानी जरूरत का तकरीबन 2.5 से 10% बिजली प्रोडक्शन क्षमता है। हमलों के बाद प्लांट की दूसरी और तीसरी यूनिट का काम रोक दिया गया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत खुले तौर पर कहा था कि हम चाहें तो ईरान की बिजली को रोक सकते हैं, पूरी तरह से ईरान में ब्लैकआउट हो सकता है। तो क्या ये उसके तहत था या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई एक मैसेज या धमकी देने की कोशिश की गई थी? पीके श्रीवास्तव सर, कैसे देख रहे हैं आप इस हमले को, जो कि न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब हुआ है, और रशिया का इन्वॉल्वमेंट क्या है अब इस जंग में बहुत खुलकर सीधे हो सकता है क्या इस हमले के बाद? देखिए, ऐसा है, जो आप कह रहे हैं धमकी देने की कोशिश नहीं कही गई, धमकी लगातार दी जा रही है। जब आर्मडा आपने देखा, जब अब्राहम लिंकन और बाकी जो कैरियर्स आके खड़े हुए, उससे भी ये कहा जाए कि अगर ये डीकैपिचुलेट हो जाता है, अगर ईरान हार मान लेता है और उनकी शर्तों पर तैयार हो जाता है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। लेकिन ईरान एक कल्चरल कंट्री है और उनकी शर्तों पर उसके अगर वो माने, जिसमें कि मिसाइल्स को भी वो किया जा रहा है, तो बात बनेगी नहीं। और इजराइल का इसमें कोई हित नहीं था। तो इजराइल ने प्रवोक करके एक तरीके से यूएस को इसमें लाए हैं और इससे कराए। जहां तक आप बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये बिजली जो 2.5 से 10% देता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इंपॉर्टेंट जगहों को बिजली देता है। अगर बिजली खत्म होती है तो बहुत बड़ी एक तरीके से त्रासदी आती है, और जो आसपास हमला करके उसको डिसेबल किया जा रहा है। किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के जो एसोसिएटेड जो एरियाज होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं,
अगर आप उनको नष्ट कर दें तो वो न्यूक्लियर प्लांट डिसेबल हो जाता है। तो अभी इसको क्रिपल किया गया है, मतलब बिजली की एक तरीके से आवाजाही बंद की गई है और बिजली के प्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म की गई है। ये भी अपने आप में एक एस्केलेटरी लैडर का पार्ट है कि हम आपकी बिजली, आपने देखा था रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हुआ था, बाद में इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होने शुरू हो गए थे, वो अब शुरू होंगे। मतलब ये पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकल हमला है। लेकिन राठौर सर, चूंकि ये जो प्लांट है ये रन किया जाता है रशिया की तरफ से, और रशिया को लेकर कितने सॉफ्ट रहे अब तक डोनाल्ड ट्रंप, ये सबको पता है। मतलब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे पता है कि रशिया जो है वो मदद कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जैसे हम यूक्रेन को मदद कर रहे थे वैसे रशिया मदद कर रहा है। तो ये तो फ्रेंडली फाइट वाली बात उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन क्या अगर ये रशिया के इलेक्ट्रिसिटी प्लांट पर इस तरह से हमला किया जाएगा, न्यूक्लियर प्लांट पर इस तरह से हमला किया जाएगा, तो क्या रशिया चुप बैठेगा? कोई एक्शन उसकी तरफ से लिया जा सकता है? ये रशिया को मैसेज देने की क्या कोशिश की गई थी? देखिए, यहाँ पर एक तरीके की ब्रिंकमैनशिप खेली जा रही है, जो कि हमने ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी देखी है पिछले 4 सालों में। ये जो बुशर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी 1 यूनिट फंक्शनल है, और ये भी बता दूं कि यहाँ कोई 350 रशियन काम कर रहे हैं, वो अभी भी वापस नहीं गए, वो वहाँ हैं। बाकी 2 यूनिट को कमीशन करना है, वो जो उस पर भी काम चल रहा है, तो इसको रशियन टेक्नीशियन ही संभालते हैं। और इसके अंदर में अगर आप कोई ज़्यादा कोई मिसकैलकुलेशन हो गया तो प्लांट की अगर कूलिंग बंद हो गई तो प्लांट ओवरहीट हो करके एक तरीके का चेरनोबिल बन सकता है। तो वो एक सबसे बड़ी एसोसिएटेड रिस्क है। जैसा कि एवीएम श्रीवास्तव ने बताया कि 2 से 4% ही बिजली ईरान को ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है, इतना क्रूशल नहीं है, लेकिन एक ये प्राइड ऑफ प्लेस है ईरान के लिए, रूस के लिए, और इसको अमेरिका हिट करने की गलती नहीं करेगा। हाँ, इसको थ्रेटन करेगा, ब्रिंकमैनशिप करेगा, जिससे कि वो बाकी बातचीतों में और वो जो अपनी समझौते की बातें हैं या ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस गेम बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है सर, और ये जैसा कि पीके श्रीवास्तव सर ने भी जिक्र किया कि बहुत स्ट्रेटेजिकल हमला था, इस पर और बात करेंगे। बड़ी खबर और आ गई है, इजराइल का ईरान और लेबनान में हमले लगातार जारी है। लेबनान के बेरूत में मिसाइलें गिरी हैं। अब से कुछ देर पहले बेरूत में 2 जगहों पर इजराइल ने हमला किया। तस्वीरें आपके सामने ये रही, ये बेरूत की तस्वीरें हैं। सेंट्रल बेरूत के बास्ता और जोक अल ब्लात में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद पूरा इलाका सायरन की आवाजों से गूंज उठा। आज 19वां दिन इस जंग का। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म करने पर आमादा है इजराइल, बहुत हद तक खत्म कर भी चुका है। दूसरी तरफ ईरान पोषित हिजबुल्लाह पर भी कैसे हमले किए जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें देखिए। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म हो सकता है इस हमले के बाद। युद्ध खत्म होने की भी संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं। आप जरा सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्या कहा जा रहा है। If Iran, as you said, totally obliterated, got the missiles, got the first 2 rounds of leadership, Air Force gone, Navy gone, can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Could. Will we? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. श्रीवास्तव सर, बहुत जल्दी से अमेरिका तो पहले दिन से कह रहा है हमने तो कुछ घंटों में जीत ली थी जंग, हम जब चाहे तब खत्म कर देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप नए दावे के साथ आ रहे हैं कि ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। आप भरोसा करते हैं सर, जल्द खत्म होने की सूरत दिख रही है इस युद्ध में? देखिए, अमेरिका की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी रही है हमेशा से शॉक एंड ऑ की रही है। वो चाहते हैं कि इतना भयभीत कर दें कि दुश्मन सरेंडर कर दे। ये पहले सक्सेसफुल होता रहा, लेकिन अब स्ट्रेटजी वर्क नहीं करी। अफगानिस्तान में वर्क नहीं की क्योंकि वो लोग एसिमेट्रिक वॉरफेयर करते रहे। जिस तालिबान को आपने हटाया उसी तालिबान को दे करके आप निकल आए। तो ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि खत्म हो जाए। उनका पहला बयान आया था 2-4 दिन में हो जाएगा, फिर 3-4 हफ्ते बोले, फिर उनका बयान ये भी आया कि कुछ इसमें हमारे सोल्जर्स की वो मतलब वीरगति को प्राप्त होंगे, वो युद्ध का एक हिस्सा होता है। लेकिन अपनी ऑडियंस, जो उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है, उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि इसका लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य जितनी बार वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उससे फिर हट जाते हैं। तो इस सब को मिला के देखिए तो ये सब ऐसा नहीं लगता है कि ये जंग जल्दी खत्म होने वाली है। इसमें वो आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
क्योंकि लीडरशिप आपने खत्म की, लेकिन जो जिस चीज की तैयारी ईरान ने की थी, उनको पता था कि हमारी लीडरशिप पर अटैक होगा, उनको यह भी पता था कि मोसाद और CIA का बड़ा इंग्रेस है, तो उसके खिलाफ उन्होंने अपनी तैयारी करके रखी थी। ठीक है, तो ये तैयारी, मैं श्रीवास्तव सर फिर आपके पास आता हूं। उत्कर्ष राठौड़ सर, ये तैयारी अगर ईरान ने की है तो क्या ईरान की तैयारी ज्यादा डेंट पहुंचाने की है, ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है अमेरिका और इजराइल को, या उनकी तैयारी जंग को लंबा खींचने की है? क्योंकि श्रीवास्तव सर पहले ही कह चुके हैं, लंबा खींचेगा तो ईरान के लिए ज्यादा फायदा है। देखिए, ईरान की जो स्ट्रेटजी थी अमेरिका और इजराइल के अटैक के खिलाफ, वो पहली स्ट्रेटजी थी कि इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए। तो उन्होंने गल्फ स्टेट्स के ऊपर अटैक करके, हॉर्मुज को बंद करके, तेल का संकट पैदा करके वो हासिल कर ली। दूसरी थी कि जो उनकी अटैकिंग पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, ताकि अगर टॉप लीडरशिप मारी भी जाती है तो हमले जारी रहने चाहिए। वो भी वो बखूबी कर रहे हैं। आज हॉर्मुज के अंदर जो आइलैंड्स हैं, जिनको अमेरिका इजराइल कहता है कि ये बहुत मिलिटराइज हैं, चाहे वो कशम हो, चाहे आपका लेसर टूनब हो या ग्रेटर टूनब हो, ये सारी जगहों के ऊपर अटैक के बगैर काम नहीं चलेगा। खर्ग आइलैंड है, तो वो भी चीज ईरान है से जिंदा रखना चाहता है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज है कि ईरान तब तक इसे घसीटना चाहता है कि वर्ल्ड के प्रेशर से अमेरिका और इजराइल बाध्य हों इस लड़ाई को बंद करने के लिए। तो इजराइल ईरान स्ट्रेटेजिकली हमले भले ही कर रहा हो इजराइल और अमेरिका, लेकिन ऐसा लग रहा है कि युद्ध को स्ट्रेटेजिकली चलाने की कोशिश जो ईरान कर रहा है उसमें वो कामयाब हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जंग के हालातों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। बड़ी खबर आ गई है, इजराइल ने ईरान की बसीज फोर्स का एक वीडियो जारी किया है, यह हमले का वीडियो जारी किया गया है। इजरायली सेना यानी कि IDF ने ईरान में बसीज पैरामिलिट्री के ठिकानों पर हमला किया और ये वीडियो रिलीज किया गया। ये गैंगस्टर्स बताते हैं इनको, बेंजामिन नेतन्याहू अगर इन पर बोलते हैं तो इन्हें गैंगस्टर बताते हैं, कई बार आतंकवादी कहते हैं। और फिर इन पर कैसे हमला किया गया। बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गुलाम मरेजा सुलेमानी की कल इजरायली हमले में मौत हो चुकी थी। बसीज फोर्स ईरान की एक ऐसी वॉलंटियर फोर्स है जो जरूरत पड़ने पर पुलिस और सेना की तरह काम करती है और सरकार का साथ देती है। और वहां पर उस पर कैसे हमला किया गया ये इसकी तस्वीरें आपके सामने।